हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभय क्लासेस YouTube चैनल पे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है 1.1, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। आज के इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे और आप इनको ध्यान पूर्वक देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने प्रश्नों को, जो कि एकदम आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें प्रश्न दिया गया है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करता है। तो आइए सबसे पहले आपको सिखाते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 140 है, कितना है? 140। इसे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और फिर 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि जो 140 है, क्या है? 140, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे? तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, और इससे थोड़ा सा और 5 गुणे 7 कर देंगे। तो ये जो आपकी संख्या प्राप्त हुआ, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, लगा लीजिए। अगर सेम आपको दे देता है कि 156 का निकालें, तो देखिए 156 का हम तुरंत आपको दिखा देते हैं। 156 का निकालते हैं तो फिर देखिए करेंगे 2 से, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से करेंगे तो 13 बार में कटेगा। फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी आपको संख्या प्राप्त हुई, ये जो भी आपको संख्या प्राप्त हुई वो क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको? तो आप कहेंगे सर जी हमको जो प्राप्त हुआ है वो 2 प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है और क्या प्राप्त हुआ है? 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उनको गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त करते हैं। ऐसी सेम संख्याएं दी गई हैं, एक दो संख्याओं को हम और निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये आज इसको पकड़ लेते हैं 5। तो क्या दिया है? 5 0 0 5। इसका खंड आपको करना सिखा देते हैं। तो पहले सबसे आसान की हम 5 से काट लेते हैं, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो अब कहेंगे कि अब किससे कटेगा? तो चलिए एक बार हम 11 से करके ट्राई करते हैं। तो 11 9 99 होता है, एक शेष बचेगा तो इसको दे देगा, तो 11 का 11 हो जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई संख्या लाइन से, लेकिन लिखते समय हम लाइन से कर देंगे। 91 आ गया, इसका मतलब 7 से कट जाएगा, कितने बार में? 13 बार में। फिर 13 एकम 13। तो मतलब इसका जो खंड बनेगा 5005 वाले का, ये कितना क्या आया? तो कहेंगे सर जी कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये 5005 का आया। ऐसे ही आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक ना? आइए अब चलते हैं दूसरा सवाल आपको बताते हैं। ये 3825 भी निकाल लीजिएगा 5 से काट के, और 7429 भी आप लोग निकाल सकते हैं सेम संख्या से जो कट रहा है उसे कट के। अब आइए दूसरा सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है इसमें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, देखिए साफ साफ बात आपसे कर रहा है कि जो ये संख्या दी गई है 26 और 91, इनका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और उन एलसीएम एचसीएफ का आपस में गुणा कर देना है, और वो जो गुणनफल आएगा वो 26 और 91 के गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सवाल का अर्थ समझ गए होंगे, चलिए हम निकालते हैं। तो पहले काम करते हैं ना कि संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। मतलब अगर हम 26 का गुणा करेंगे 91 में तो कितना आएगा, कर लेते हैं। तो 26 से कम 26, 9 छके 54 को 4 हासिल 5 बचेगा, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो जोड़ लेंगे तो देखिए हो जाएगा 6 6 3 2, मतलब कि संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 23 66। कितना आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल 23 66, आप याद रखिएगा। अब आइए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने की कई विधियां हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। तो पहले संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23 66, याद रखिएगा। अब हम बारी बारी से इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 23 66 आना चाहिए। चलिए, जो 26 है मेरे भाई, 26, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 26 को तोड़िए तो कहेंगे सर जी 2 गुणे 13। अब 91 को तोड़िए तो कहेंगे सर जी 7 गुणे 13। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं मिल रही होती हैं उनको एक बार लिखते हैं, जो संख्या नहीं मिल रही होती है उनका भी गुणा करते हैं। तो लिखेंगे 2 23 66 इसका आ गया। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या क्या मिल रहा था हमको, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, और क्या मिल रहा था हमको 13 मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। तो गुणा कर लीजिए तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्यों, तो आपको बताया गया होगा कि जब भी एलसीएम निकालते हैं तो 26 है तो 2 गुणे 13 और 91 है तो 7 गुणे 13, यही है ना। देखिएगा अब हम क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालते समय जिनका खंड नहीं बनता है उनको भी रखते हैं, जिनका बन जाता है उनको भी रखते हैं। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 होते हैं 42 को 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, मतलब इसका लॉसा कितना आ जाएगा। तो कहेंगे कि सर जी इसका लॉसा आ जाएगा 182। लेकिन अगर यही आपको हम मौसा सिखाने की बात करें, मतलब एचसीएफ, तो आप बताएंगे सर जी जो एचसीएफ होता है ना ये किसी के साथ साझा नहीं करता है, बस ये सोचता है कि दोनों लाइन में कॉमन, बस एक लाइन में सीधे कॉमन मिल रहे हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 13 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यही 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये जो होता है विधि, ये गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 182 का 182 क्या निकला है, तो कहेंगे एलसीएम। 13 क्या निकला है, एचसीएफ। तो हम लोग 182 और 13 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 182 मल्टीप्लाई 13, हमारा आना चाहिए कितना, जितना गुणा किए थे 2366, और ये दोनों आपस में इक्वल दिखा देंगे। 3 दूना के 6, चलिए गुणा कर रहे ना, 3 दूना के 6 और 8 से 24 को 4 हासिल 2 3 कम 3 2 5, ये हो जाएगा 182। इसको जोड़ते हैं तो 6 6 3 2, देखिए ये हमने एलसीएम लिया था और ये हमने एचसीएफ लिया था, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया और कितना इसका उत्तर आया, तो कहेंगे सर जी कि जो इसका उत्तर आया है 23 66। कितना आया है, 23 66, और हमने संख्या का गुणा करके क्या आया था, 23 66। तो इस प्रकार से हमको ये पता हो गया कि जो गुणनफल होता है
जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से 510 का भी और 91 का 92 का निकाल लेंगे और 336 और 54 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दिया गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। याद कीजिए, अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना, और आपको पता भी होगा कि अभाज्य गुणनखंड जब पूछता है तो कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से पूछा है तो पहला सवाल क्या दे दिया है, 12, 15, 21। इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग ज्ञात करना है। चलिए पहले हम एलसीएम सिखाते हैं आपको। चलिए पहले क्या सिखाते हैं आपको, एलसीएम निकालना। तो देखिए 12 जो है कैसे मिलके बना है, तो आप कहेंगे सर जी 2 गुणे 3 से बना है। 15 कैसे बना होगा, तो आप बताएंगे सर जी कि जो 15 है वो 3 गुणे 5 से बना है, क्योंकि 3 5 से 15। फिर आप कहेंगे, पूछेंगे कि सर जी बताइए कि 21 12 का खंड बना था तो 2 गुणे 3 बना है, और 15 का 3 गुणे 5 बना है, और 21 का 3 गुणे 7 बना है। तो हमको क्या निकालना है, तो हम कहेंगे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ मिलता है तीनों लाइन में उसको लिख लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको लिख लेते हैं और आपस में सबका गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन जगह बनाते हैं डेट से लिखते हैं। लिखेंगे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 ऊपर है, फिर 5 बचा है, फिर ये वाला 7 बचा है। अब 3 का क्या मैटर है, देखिएगा 3 यहाँ भी है, इस लाइन में भी है और नीचे भी लाइन में भी है। तो जब तीनों लाइन में समान संख्या होती है तो उसको एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140, 140 का मतलब 14 42, मतलब 420 आएगा। क्या आएगा, 420 एलसीएम आ जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करें कि एचसीएफ सिखाइए, एचसीएफ तो एचसीएफ में कुछ नहीं करना होता है, सेम यही पोजीशन जो दिया ना ऐसा ही निकालेंगे और इसी पे काम हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए ये देखना पड़ता है कि तीनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 3 3 3 यही ना केवल मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से इस सवाल का एलसीएम 420, एचसीएफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी का बात है सर जी किसी में कोई नहीं मिलेगा तो उसका उत्तर एचसीएफ में 1 हो जाएगा और एलसीएम में तीनों का गुणा कर देते हैं। देखिए आइए आगे सिखाते हैं। सेम सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा पूछा है, आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। दिया है ना कि 17, 23 और 29 का क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको पता है कि 17, 23, 29 जो तीनों संख्या है ना अभाज्य संख्या है, इनका कोई खंड नहीं होता है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 एकम 17। 23 को कोई संख्या काट नहीं सकती है, इसका मतलब 23 एकम 23। और 29 को कोई संख्या काट नहीं सकती, इसका मतलब 29 एकम 29। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे एलसीएम भी पूछा है और एचसीएफ भी पूछा है। तो अगर एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ, तो ये तीनों देखिए एक 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 मिल रहा है ना, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बताएंगे कि एचसीएफ जो हमारा आ रहा है सर जी, एचसीएफ वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देगा कि एलसीएम बताइए, तो एलसीएम बताने के लिए देखिए कोई जो संख्या मिल रही होती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिल रही होती है उसको भी क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 17 का 23 का 29 से हमें आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसलिए याद रखते हैं कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 आता है और एलसीएम उन्हीं संख्याओं का गुणा आता है। ठीक है, तो आप ये जो 9, 8, 25 है ये अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम आपको सिखाते हैं अगला प्रश्न।
चौथा प्रश्न जो आपको दिया है यहाँ पे, चौथा प्रश्न क्या दिया है कि एक संख्या 306 है और 657 है, उसका HCF 9 दे दिया है। क्या दे दिया है? 9। और उसी संख्या का मतलब 306 और 657 का आपसे क्या पूछा है? LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM पूछा है। तो आपको एक चीज बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल आप नोट कर लीजिएगा, वो किसके बराबर होता है? तो बताएंगे कि LCM और HCF का क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमसे LCM पूछा है, क्या पूछा है? LCM, तो इसका मतलब कि दोनों संख्याओं को पहले आपस में गुणा करेंगे। तो 306 गुणे 557 और 900 से भाग दे देंगे, मतलब नीचे 9 लिख देंगे और कटा देंगे। देखिए काट देते हैं, 9 एकम 9 और 9 त्रि 27, 9 चौको 36। मतलब अगर हम गुणा कर देते हैं 657 गुणे 34, इनका हम अगर गुणा कर देते हैं आपस में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, इसका उत्तर कितना आता है? तो इसको गुणा कर दें 657 बटा में 34 ना, 657 इंटू 34 मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 20 दो 22 को 2 हासिल 2, 24 दो 26 हो जाएगा, 7 3 सत्ते 21, 3 5 15, 2 17 को 7 हासिल 1, 18 को 19, 8 3 3 2 2, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,338 क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 22,338। कोई दिक्कत तो नहीं है? लगभग 9 से डिवाइड करेंगे 3 4 सही है, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बताते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n घात जो अंक है, 6 पे n घात जो अंक है 0 पे समाप्त हो सकता है। 0 पे समाप्त हो सकता है। 6 पे अगर कोई n घात दे दे, n का मतलब कोई भी संख्या दे दे, तो क्या वो 0 पे समाप्त हो सकता है? तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। 6 पे जो n घात है उसका मतलब ये है जहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो n 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? 2 गुणे 3 6 के बराबर होगा, और ये n घात है। तो देखिए आपको पता होगा कि बता दें कि 0 पे समाप्त होने के लिए ना 2 5 का होना जरूरी है, दोनों का, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसमें 5 तो नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या होती है जो उसका इकाई अंक जाता है ना कि 0 और 5 रहेगा तो संख्या 5 से कट सकती है। कोई भी संख्या है अगर पता करना होगा कि वो संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी, तो उसका नियम क्या होता है? आप कहेंगे सर जी उसमें 0 होना चाहिए और 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो वो 5 से काट देगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि 0 पर समाप्त हो, तो 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। ये अगर 10 है तो 10 0 पर क्यों समाप्त हुआ है? क्योंकि इसके खंड में 2 और 5 आ रहे हैं। कोई संख्या 100 है तो इसके खंड में क्या आएंगे? 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। समझ रहे होंगे ना कि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है, उसका इकाई वाला अंक, जब उसका खंड में 2 और 5 दोनों सम्मिलित होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है कि जो 6 पे n घात है कि क्या इसका कोई भी यदि n का मान कोई रखें, n का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो 0 आएगा। तो आप देख लीजिए कि इस 6 का खंड करेंगे तो 2 3 कितना होता है? तो कहेंगे 6 होता है। तो देखिए इसमें 2 तो आया ठीक है, लेकिन 5 नहीं आया ना, लिख देंगे कि कोई भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसके खंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन जो 6 है 6 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 है,
इसमें 5 नहीं है, इसलिए इस विजन पे नहीं समाप्त होगी। आगे सुनिए, अगला प्रश्न दिया है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 7 × 13 + 13 और 6 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या है। सिद्ध करना है कि क्या ये संख्या कैसी है? भाज्य है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप? तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भी कटे और कोई अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? कट जाए, तो उनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो देखिए इनका सबसे मेन इसको व्याख्या करने का तरीका यही है कि जैसे हम लोग बोर्ड मास करते हैं ना, उसी का पहले गुणा कर देंगे इन तीनों का आपस में और इसमें 13 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 13 जोड़ देंगे। जब 13 जोड़ देंगे तो बताइए कि पहले तो गुणा करेंगे इसमें 7 11 13 का और उसमें 13 जोड़ देंगे प्लस, और क्या कर सकते हैं, और इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो देखेंगे कि ये कोई कट रहा होगा कि नहीं, तो कर देंगे कि हाँ इसके कट रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है। अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड हो जाती है तो मानते हैं कि क्या है? वो संख्या भाज्य है। ठीक ना? रीजन पता चल गया। आगे दिया गया है 7वां प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है भाई, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। पुनः आपस में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सुनिए, अगर ऐसी घटना जब भी पूछती है, इस पे तो आप लोग सवाल लगाए होंगे घंटियों से संबंधित कि एक घंटी 2 सेकंड पे, दूसर की 3 सेकंड पे, चौथी 5 सेकंड के अंदर में बजती है। तो कौन सा ऐसा जो समय होगा उस समय पर सभी घंटियां आपस में एक ही साथ बजती हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाते हैं कि दो चीजें एक जगह से इनका कम है इनका ज्यादा है और एक स्थान पे इनको लेके मिला देना है, ठीक ना, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम भी निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। 18 और 12 का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। 2 से काटते हैं तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बच गया? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 दूना के 4। तो देखिए जैसे कि हम इसका एलसीएम कर देंगे तो क्या क्या आया था, तो हमारा आया था 2 दूना 4 और 4 9 36 आया था ना, तो 36 में 3 का गुणा कर सकते हैं। सुनिए देखिए फिर से निकाल देते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, कट गया था। काटेंगे 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 9 बार में, 3 बार में, 3 3 यही ना आया था। 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना के 36। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? कहेंगे कि वो 36 मिनट बाद फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पे एक साथ वो लोग दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप ये प्रश्नावली संख्या 1.2 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स इस वीडियो का आपके लिए खुला है, आप वहां पे अपनी राय भी दे सकते हैं, कोई सुझाव भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे और जाते जाते यही कहेंगे कि एक शायरी से अंत करेंगे कि भरा नहीं मन भावों से जिसमें बहुत ही रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।